हमारा बच्चों व्हाट इज देखो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। ठीक है, तो आंसर बच्चों हम क्या देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो हम लिखना भी सिखा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे ना। पढ़ना तो सबको आता है, बुक पढ़ लोगे, कोचिंग पढ़ लोगे, लेकिन लिखोगे कैसे समझो। तो आंसर करके ये लिखेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जो कि रिएक्टेंट्स होते हैं, चेंजेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस दैट इज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, चेंज इन कलर। समझो, तो पढ़ना अलग है, समझना अलग है। तुम्हें क्या करना है, सब कुछ समझना है। ठीक है, और समझ के लिखना भी है, लिखने की प्रैक्टिस किया करो। फिर क्या है, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है तो बच्चों हम कहेंगे यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना किसी भी रिएक्शन में, नीचे की तरफ कोई भी अवक्षेप बैठ रहा है ना, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा, या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा बच्चों, या तो टेम्परेचर कम होगा। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पूछ रहा है कि बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है ना, वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो हमें क्यों करना चाहिए बैलेंसिंग को। तो बच्चों आप एक चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि बहुत मस्त बात बताई थी। आप कहोगे सर आप नहीं बताते हो, तो बच्चों ये बताता हूँ, आप भूल जाते हो। वो ये बताई थी मैंने कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, हम जानते हैं कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जब मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो जितने भी रिएक्टेंट है उसके कुछ ना कुछ तो मास होंगे, वो डिस्ट्रॉय तो होंगे नहीं। जब उनको हम मिलाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिला लिया A प्लस B, है ना, क्या बना P। तो A और B क्या है, ये रिएक्टेंट है, P मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन गया। तो बच्चों जब प्रोडक्ट बन गया हमारा, तो मान लो 1 किलोग्राम, ऐसे समझो, है ना, 1 किलोग्राम आपने क्या ली, शुगर ली, है ना, और बी है यहाँ पे, है ना, और 1 किलोग्राम, है ना, या 1 लीटर बोल लो, आपने क्या लिया, वाटर लिया। तो प्रोडक्ट जो भी बना होगा, शरबत जो भी बना होगा, तो वो 2 किलोग्राम के ही बराबर बनेगा ना। तो जितना रिएक्टेंट का मास होता है बच्चों, उतना प्रोडक्ट का भी मास होता है। इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है बच्चों, है ना। यानी राइट साइड इज लेफ्ट साइड, यानी रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास, यानी रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट होंगे या जितने भी एटम्स होंगे उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो हम तो कहेंगे भैया केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल रिएक्शन क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। ये वैलिड है, ये चीज़ जो बताया गया ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी की वजह से मेन यही कारण है कि हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तभी वो असल में वास्तव में केमिकल इक्वेशंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है ना, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है, यानी A प्लस B मिलके क्या बना गया, AB, यानी दोनों सीधे जाके जुड़ गए, प्रोडक्ट बना दिए। 2 रिएक्टेंट A और B थे, ऐड किया इनको, मिलाया हमने, तो क्या बन गया, AB बन गया, है ना। उसी तरीके से CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाया हमने, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना बच्चों। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस एग्जाम्पल को, इस रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को याद कर लो। क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, हमें मिस नहीं करना है ना, जो मिस किया बच्चा गया। व्हाट इज एन एसिड की वन एग्जाम्पल, क्या बात है, एसिड पूछ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम कोई लिख दो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड क्या है, एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, एसिड क्या है, तो वही है ना, एसिड इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, यानी पानी में घोलने पर, यानी जब हम किसी वाटर में एसिड को डालते हैं और वो H+ आयन दे देता है, तो हम कह देते हैं कि वो क्या है बच्चा, वो एसिड है। यार ये कितनी ऑसम है केमिस्ट्री यार, ये कब लगेगा, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तब लगेगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बात है, तो हम जानते हैं कि पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना, यानी हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जिस भी, है ना, सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो जितना ज़्यादा मतलब पदार्थ पानी में घुल करके, है ना, H+ आयन दे देगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना, और जो जितना OH आयन दे देगा उतना ज़्यादा बेस होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, बट हमें पीएच स्केल बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये बताता है। द पीएच स्केल मेजर्स क्या करता है, मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आओ, कि द पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी
ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी जो पीएच होता है वो क्या बताता है बच्चों, वह तो एसडी कैरेक्टर बताएगा या तो बेसिक कैरेक्टर बताएगा। तो ये फिक्स है, जैसे पीच स्केल बना होता है ना, आप देखे होंगे कि 1 से लेकर के 14 तक बना होता है ना ये सर, और बीच में क्या होता है 7 होता है, बताया था ना। अब देखो बच्चों, जो पीएच वैल्यू हमने आपको बताई थी, अगर पीएच वैल्यू है ना 7 के बराबर है तो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेस होगा, वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर बच्चों पीएच वैल्यू है ना किसी भी सब्सटेंस की अगर 7 से ज़्यादा है ना, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वह बेसिक इन नेचर होगा, है ना, वह बेसिक इन नेचर होगा। तो पीएच वैल्यू 7 से बच्चा कम है तो क्या होगा, तो वह बच्चों एसिडिक होगा, याद रखना है तुम्हें, ठीक है। यस सर, याद रखेंगे। कब तक याद रखें बेटा, एग्जाम तक तो भूलना नहीं है ना, बाकी तुम उसके बाद भूल जाओ कोई बात नहीं, बट एग्जाम में तुम भूल ही नहीं सकते, है ना, इसको याद रखो। सर याद कैसे होगा, बार बार बेटा रिवाइज करिए, लिखिए, तभी तो याद होगा कोई चीज़, नहीं तो एवं कुछ याद नहीं होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कारण है, क्यों मेटल्स है ना गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेन चीज़ ये है कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच है मूव इजिली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं कि नंबर ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या, पहले ये समझो, फिर इलेक्ट्रिसिटी समझना और फिर ये समझना, तो सारी बातें बतानी पड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ कि द फिनोमेना ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना थ्रू द कंडक्टर है ना, इसका इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पर यूनिट पर सेकेंड्स है ना, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीधी बात है, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम बस यही जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उनके पास होता है, और यही कारण जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उसी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब जैसे नॉन मेटल्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें वो क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं होता। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना एक गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, ये गुड कंडक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरिजन, नेम ऑफ द मेटल, नेम वन मेथड टू प्रिवेंट इट। अब कोरिजन का मतलब क्षरण होता है बच्चों। अब क्या होता है कि कोई भी मेटल्स है ना हमेशा चमकदार हमेशा के लिए नहीं रह सकता, हमेशा चमकता हुआ नहीं रह सकता। मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होती है कि मेटल शाइन नहीं होता, लेकिन हमेशा चमकता नहीं, क्योंकि उसमें जब कभी भी एयर मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है बच्चों, वो ऑक्साइड की परत बना लेता है, और जब ऑक्साइड की बच्चों परत बना लेता है तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका क्षरण होना, उसकी लेयर खराब होती है, इसको आप लोग रस्टिंग भी कहते हो। तो दूर कैसे करोगे, तो पहला मेथड बच्चों गैल्वेनाइजेशन मेथड है ना, फिर है पेंटिंग या फिर पेंट कर दो है ना, जब लोहे को हम पेंट कर देते हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी नहीं लगता, हवा नहीं जाती है ना, तो लोहा लंबे समय तक रस्टिंग यानी है ना जंग से बचा रहता है। ऑयलिंग या फिर ऑयल लगाते हैं ना, ग्रीस ऑयल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो ये सब क्या है, तरीके हैं, मेथड्स हैं, इससे बचने के लिए बच्चों, कोरिजन से बचने के लिए है ना, ये किसी भी है ना अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग सारे मेथड अपन यूज करते हैं। यस सर, समझ में आ गया। तो बच्चों आगे चलते मत होना, ये मत सोचना कि हमारे बगल वाला बंदा बहुत पढ़ रहा है और वो टॉप करता है, 9 तक तो उसने ही टॉप किया था, 10th में कौन करेगा। बेटा मुझसे सीखो, मैं भी ऐसे ही था, मैंने एक जो ट्रिक लगाई थी वही तुम भी लगा देना। मैंने क्या ट्रिक लगाई थी, ट्रिक नहीं यार, सीधे बोलता हूँ मैं। और क्या ना कि देखो लोग कहते हैं ना ज़्यादा बोलता है कुछ करता नहीं, कुछ चीज़ें बोलने से भी हो जाती हैं। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए ना, अंदर के डर को दूर भगाना, तो आपको बोलना पड़ेगा। चलो हर क्लास में कोई ना कोई टॉपर तो होगा ही, टॉपर्स जल्दी सबके दोस्त तो बनते नहीं, बट तुम उसके पास जाके कहना कि अब की बार टॉप मैं करूँगा, तो वो थोड़ा सा हंस सकता है आप पे या कुछ कमेंट कर सकता है, लेकिन उस बात को तुम ले लेना कि मैंने टॉपर के सामने बोला है, मेरे को करना पड़ेगा। और जान लेना कि जिस दिन आप उसके पास आ गए या फिर उसको आपने क्रॉस कर दिया, उससे ज़्यादा नंबर लाए, तो ध्यान देना ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये आपके लिए एक इतिहास बन जाएगा, आपके लिए बहुत सुंदर याद बन जाएगी। हाँ, मैंने एक टॉपर्स को जो 9 साल से टॉप कर रहा था, क्लास 1 से लेकर 9 तक, मैंने उसको 10th में क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो ऐसा बच्चों मैंने किया है, यह एक साइकोलॉजी है। तो ऐसा आप करना, अपने टॉपर जाके करना, बच्चा उससे करना कि भाई देख अब की बार मेरे नंबर तेरे से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। जब आप ऐसा कह दोगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन कहने से नहीं, आपको कहने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बोलो, यस सर ओके करेंगे, कहेंगे। चलो
ये मैंने तरीका बताया अपने अंदर के दर्द को दूर भगाने का। नेक्स्ट, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? क्या बात है, आपने पढ़ा है ना, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, ये सब होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि खुद कहा गया आंसर में कि एक होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेथेन है ना, वैसे एथेन है। तो ये सब एल्केन्स के हैं ना, एल्केन्स की फैमिली के हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यस सर, तो वहीं से बच्चों कार्बन की संख्या पे हम लोग इनका नाम अलग अलग रखेंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू यूज ऑफ एथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, एक नंबर से ही आप टॉप करोगे। बूंद बूंद से बच्चों घड़ा बनता है, ठीक है, घड़ा बनता नहीं, घड़ा बढ़ता है। घड़े में पानी जो है वो बढ़ता है। तो मत सोचना कि घड़े में पानी है तो हम प्राप्त कैसे करेंगे, कौवे वाली कहानी तो आप जानते ही हो, तो वही करना अपन को। चलो, आंसर क्या है? यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेडिसिन। देखो, दवा में यूज होता है, यूज एज ए फ्यूल, है ना, ईंधन में यूज होता है, एल्कोहलिक बिहेवियर, क्या लिखा है, एल्कोहलिक चीज़ों में यूज होता है, बताया ना, इथेनॉल पीने की शराब, है ना, जब भी आपको अब ये सब नहीं करना चाहिए, जब भी कोई बंदा शराब पीता है तो उसमें इथेनॉल की मात्रा होती है। दवाइयों में भी इथेनॉल की मात्रा होती है, ठीक है। कितनी होती है इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं, बस ये है कि होती है। वाई आर डिटर्जेंट्स बेटर क्लीनिंग एजेंट्स देन सोप्स? अब करेक्ट, जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आपने देखा होगा, सबसे अच्छा कौन सा लगता है भाई? मैं तो अपने घर में घड़ी वाला यूज करता हूँ। आप कौन सा यूज करते हो बता देना कमेंट करके, ठीक है ना। मैं तो भैया घड़ी 10 साल से घड़ी डिटर्जेंट यूज करता हूँ। और सोप में बच्चा आप क्या यूज करते हो? मैं तो भैया अपना लाइफ बॉय जो है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ ये वाला यूज करता हूँ। और कुछ लोग डिटॉल यूज करते हैं, तो सब अच्छे हैं, इसको यूज करना चाहिए। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। लाइफ बॉय, डिटॉल, जो भी लक्स, जो भी आप लगाते हो, लक्ष्य है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ कुछ भी। चलो, तो वो सीधा पूछा जो डिटर्जेंट होते हैं, है ना, वो सोप से अच्छा काम करते हैं। अगर मैल वैल भगाना है तो आप नहाने वाला साबुन थोड़ी लगाओगे, है ना। तो यहाँ तक कि कचाने वाला साबुन सबसे बेस्ट डिटर्जेंट होता है बच्चों। डिटर्जेंट को ऐसे बनाया जाता है, वर्क वेल इन हार्ड वाटर। जैसे हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर में बहुत अच्छे से काम करता है। और क्या करता है? डू नॉट फॉर्म स्कम विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्ड वाटर में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जा रहा है तो वो क्या करता है? इनके साथ रह करके वो स्कम नहीं बनाता है, यानी मैल नहीं बनाता, ये मैल को निकालता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन और आंसर। आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ और सेशन लेकर आऊँ, तो बच्चों कमेंट करना। ये वीडियो अपलोड होगा, है ना, जैसे ही आपके पास पहुँचेगा तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करो। आई विल मेक दिस वीडियो, आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो बेटा, और मैं आपका साथ दूंगा। बट आप मेरा साथ दो, आप लाइक करो मेरे यूट्यूब चैनल को, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो बेटा मेरी हेल्प बस इतनी सी हो जाएगी कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ पाएँ। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।